हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो पिछले कुछ वीडियो में अपन 11th बायोलॉजी की बेसिक क्लासें ले रहे थे, जिसमें अपन ने कोशिका विज्ञान के बारे में बेसिक बातों का अध्ययन अपन कर रहे थे। कोशिका क्या होती है, कोशिका की परिभाषा, कोशिका की खोज, कोशिका विज्ञान के जनक, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, इसके अलावा कोशिकीय सिद्धांत का अपवाद, इसके अलावा कोशिका को अपन ने जो परिभाषा में 4 शब्द दिए हैं उन चारों शब्दों का अर्थ वगैरह वगैरह, इन सब बातों का अध्ययन अपन ने किया था। उसी टॉपिक को अपन थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। बेसिक के अंदर ही अपन कोशिका के बारे में पढ़ते जा रहे हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये बेसिक जो है अपने मेन चैप्टर्स के अंदर काम आएंगे। तो कोशिका के बारे में बातें अपन जो कर रहे थे उसमें आगे बढ़ाते हैं। तो अगला टॉपिक अपना आता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी ये टॉपिक अपन आज पढ़ते हैं। तो सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत, पहली बात तो सबसे अच्छा क्वेश्चन इसके अंदर बनता है, किसने दिया था। किसने दिया था? तो 2 वैज्ञानिकों के नाम ध्यान में रखने हैं आपको। एक तो है स्लाइडेन और दूसरा है स्वान। एक तो स्वान और एक स्लाइडेन। स्लाइडेन जो थे वो वनस्पति वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक, और स्वान जो थे वो जंतु वैज्ञानिक थे। दोनों के दोनों साइंटिस्ट थे, मगर ये एनिमल्स की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे, जंतु वैज्ञानिक थे, और ये प्लांट्स के ऊपर यानी पादपों पर अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट थे, यानी जंतु वैज्ञानिक थे। दोनों के दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के कोशिकीय सिद्धांत दिया था। अब कोशिकीय सिद्धांत में इन्होंने जो जो बातें बताई थी वो वही बातें थी जो कोशिका की परिभाषा में अपन ने जो शब्द यूज में लिए थे। यानी कोशिका की वैसे तो कोई परिभाषा किसी वैज्ञानिक ने वैसे कोई नहीं दी थी। कोशिका की परिभाषा तो अपन ने बना ली है इन कोशिकीय सिद्धांतों से ही पॉइंट उठा करके कि कोशिका शरीर की मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। वास्तव के अंदर कोशिकीय सिद्धांत दिया गया था, उस सिद्धांत से ही परिभाषा अपन कह सकते हैं। तो कोशिकीय सिद्धांत जो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था उसके मुख्य बिंदु कौन कौन से थे, यानी इन्होंने कोशिकीय सिद्धांत में क्या क्या बातें बताई थी। नंबर 1, इन्होंने ये बताया था कि सभी जीवों का शरीर कोशिका व इनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। बना होता है, पहला पॉइंट परिभाषा वाली ध्यान में आ गई है आपको। सभी जीवों का शरीर कोशिका व इनके उत्पादों से मिलकर के बना होता है। ये अपन ने किया ही था कि संरचनात्मक इकाई है, इसका मतलब अपना पूरा शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। नंबर 2 पॉइंट इन्होंने ये दिया था कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। बिल्कुल सही बात है, परिभाषा में अपन ने ये शब्द भी लिया था, कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तो वही बात आ गई है जो मैंने आपको 4 शब्दों के अर्थ पिछले वीडियो में समझाए थे ना, वही चीजें यहाँ पर आ गई है कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। अगला जो है अपना वो कोशिकीय सिद्धांत का बिंदु था कि शरीर की सभी उपापचयी, शरीर की सभी उपापचयी क्रियाएं कोशिका में होती है। कोशिका में होती है, यानी सभी उपापचयी क्रियाओं के लिए भी कोशिका ही उत्तरदायी है। बात वही है, मैंने आपको बताया था कि शरीर में होने वाली जितनी भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, जितनी भी उपापचयी क्रियाएं जो होती है वो सब के सब कोशिका के अंदर ही होती है। तभी तो क्रियात्मक इकाई कहा था, क्योंकि इन उपापचयी क्रियाओं से अपन को ऊर्जा मिलती है
ऊर्जा कहाँ पर मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में बनती है, जिसे अपन ने कोशिका का शक्तिगृह कहा था। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? कोशिका में ही तो है। इसलिए जितनी भी उपापचयी क्रियाएं जो होती है वो सब कोशिका के अंदर ही हो रही है। उपापचय का अर्थ आपको मैं और बता देता हूँ। देखो शब्द आ गया है यहाँ पर, उपापचयी क्रियाएं, यानी उपापचय। अलग से एक बता देता हूँ, उपापचय। उपापचय का क्या अर्थ होता है? देखो, उपापचय के अंदर दो शब्द शामिल है। एक तो होता है उपचय, एक होता है अपचय। उपापचय का अर्थ समझने से पहले आपको ये दो शब्द पढ़ने पड़ेंगे, एक तो उपचय और एक अपचय। उपचय का अर्थ क्या होता है? उपचय का अर्थ होता है किसी चीज का बनना, यानी निर्माण कार्य विक्रियाएं। बनने का मतलब जब कोई छोटे अणु यानी निम्न अणुभार वाले छोटे अणु मिलकर के उच्च अणुभार वाले बड़े अणु का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसी क्रिया उपचयी क्रिया कहलाती है। बात समझ में आ रही है कि छोटे छोटे अणु हैं निम्न अणुभार वाले, ये सभी अणु आपस के अंदर मिले और मिलकर के एक उच्च अणुभार वाले बड़े अणु का निर्माण किया इन्होंने, तब इस क्रिया को क्या कहा है? उपचय कहा है। बात समझ में आ रही है? यानी इसका मतलब ये उपचय अभिक्रिया क्या है? निर्माणकारी क्रिया है। निर्माणकारी क्रियाएं होती है, इसमें निर्माण होता है, छोटे छोटे अणु मिलकर के बड़े अणु का निर्माण करते हैं। और दूसरा है अपचय। नाम एक से दिख रहे हैं मगर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा काम। इसमें क्या हो जाता है? जब एक बड़े उच्च अणुभार वाले अणु का विघटन होता है, टूटता है, तो उससे छोटे छोटे निम्न अणुभार वाले बहुत सारे अणु बनते हैं, तो उसे बोलते हैं अपचय। यानी अपचय के अंदर क्या है? कोई उच्च अणुभार वाला बड़ा अणु टूट रहा है, यानी विघटन हो रहा है, तो अपचय हो गया है विघटनकारी अभिक्रिया। अपचय के अंदर टूटना है और उपचय के अंदर बनना है। बात समझ में आ गई? दोनों में उल्टा काम चल रहा है। और कोई भी ऐसी जैव रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचय अपचय दोनों शामिल है, अणु बनते भी हैं और अणु टूटते भी हैं, तो दोनों को मिलाकर बोलते हैं उपापचय। बात समझ में आ गई है? नया शब्द आया बेसिक क्लासों का मतलब यही होता है। जब मेन क्लास से अपन पढ़ेंगे उस समय पर थोड़ी बताऊंगा मैं आपको ये चीजें, उस समय पर तो अपन सिलेबस में चलेंगे। इसलिए बेसिक क्लासों का फायदा होता है कि यहाँ पर शब्द आते ही मैंने तुरंत आपको बताया है कि उपापचय का अर्थ उपचय प्लस अपचय से होता है। उपचय का मतलब क्या हो गया, अपचय का मतलब क्या हो गया, ये मैंने आपको बताया है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? अब अपन कोशिकीय सिद्धांत का एक लास्ट बिंदु और कर लेते हैं। मुख्य रूप से 4 बिंदु हैं। चौथा बिंदु क्या है कोशिकीय सिद्धांत का? कोशिकीय सिद्धांत का चौथा बिंदु है कि कोशिका में, या सीधा कह सकते हैं कोशिका शरीर की आनुवंशिक इकाई भी होती है। कोशिका शरीर की आनुवंशिक इकाई भी है, बिल्कुल। कोशिका की परिभाषा में मैंने आपको उस टाइम भी बता दिया था कोशिका शरीर की आनुवंशिक इकाई क्यों है, क्योंकि कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर आनुवंशिक पदार्थ यानी गुणसूत्र और डीएनए पाया जाता है। और ये गुणसूत्र और डीएनए क्या करते हैं? आनुवंशिक सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, इन्हीं में पाए जाते हैं आनुवंशिक सूचनाएं। और ये आनुवंशिक सूचनाएं अगली पीढ़ी में इन गुणसूत्रों या इन डीएनए के माध्यम से अगली पीढ़ी में जाती है। तो आनुवंशिक सूचनाओं या आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण किसके द्वारा हो रहा है? गुणसूत्रों के द्वारा, डीएनए के द्वारा, या डीएनए का एक छोटा भाग जीन्स होता है, या जीन्स के द्वारा। इन सब चीजों को मिला करके एक नाम देते हैं आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ केंद्रक में है, केंद्रक कोशिका में है, इसलिए शरीर की आनुवंशिक इकाई भी कोशिका होती है। समझ में आ गई बात? तो कोशिकीय सिद्धांत आपने पढ़ा है, जो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। यहाँ पर कोई नई चीज सामने थोड़ी आ रही है। जो पहले वाली परिभाषा में मैंने 4 शब्दों का अर्थ बताया था, और यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये 4 शब्दों के अर्थ आपको आगे के कई टॉपिक क्लियर करा देंगे। ये पहला टॉपिक तो यहाँ पर कोशिकीय सिद्धांत ही क्लियर हो रहा है। समझ में आ गई होगी बात? अब देखो,
कोशिकीय सिद्धांत जो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, ये कोशिकीय सिद्धांत पूर्ण रूप से सभी वैज्ञानिकों ने माना नहीं, यानी बातें जो इन्होंने बताई है वो सब चीजें सही थी, मगर ये एक बात नहीं बता पाए। कोशिकीय सिद्धांत के अंदर एक जो मूल बात है वो नहीं बता पाए थे। क्या बात नहीं बता पाए थे? बताया तो था इन्होंने, मगर वो स्पष्ट नहीं कर पाए थे कि साइंटिस्टों ने ये जानना चाहा कि शरीर के अंदर नई कोशिकाएं कैसे बनती है। भाई कोशिकाओं की संख्या फिक्स थोड़ी है। जब किसी जीव का शरीर छोटा होता है, शरीर का आकार छोटा होता है तो कम कोशिकाएं हैं। जब शरीर का आकार बढ़ता जाता है तो कोशिकाओं की संख्या भी तो बड़ी है। वही मैंने आपको दीवार बताई थी कि दीवार जो है वो किससे मिलकर बनी हुई? ईंटों से। तो ईंट उसकी संरचनात्मक इकाई हो गई है। जितनी बड़ी दीवार उतनी ईंटों की संख्या ज्यादा। तो ऐसे ही किसी जीव के शरीर की बात कर ले अपन, तो जीव का शरीर का आकार जितना बड़ा होगा उसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाएगी। इसका मतलब कोशिकाओं की संख्या लगातार शरीर में बढ़ती है। जैसे जैसे शरीर का आकार बढ़ता है वैसे वैसे कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ती है। और कोशिकाओं की संख्या कैसे बढ़ती है? कोशिका विभाजन के द्वारा। कोशिकाएं विभाजन करती है, पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासों में, समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, जिसमें एक कोशिका जब समसूत्री विभाजन करती है तो अपने समान ही दो पुत्री कोशिकाएं बना देती है। 1 से 2 बन गई है। अब दोनों कोशिकाएं फिर से मात्र कोशिका बन जाएंगी, आकार में बढ़ोतरी करेगी और फिर वो विभाजन के योग्य हो जाएगी। तो वो दोनों कोशिकाएं फिर समसूत्री विभाजन करेगी, तो उन दोनों से 2-2 बनी तो 4 बन गई है। ऐसे 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे लगातार निरंतर शरीर में कोशिका विभाजन होता रहता है, जिससे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती रहती है। शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती रहती है। मगर ऐसा नहीं है कि ये क्रम लगातार चलता ही जाता है क्या? एक निश्चित समय तक ही कोशिका विभाजन होता है। ऐसे नहीं कि कोशिकाएं अनगिनत रूप से विभाजन करती है क्या? कोशिका विभाजन भी एक निश्चित होता है कि एक कोशिका कितना विभाजन करेगी। विभाजन करने के बाद में एक समय ऐसा भी आता है कि अब वो कोशिका विभाजन करना बंद कर देगी। विभाजन करना बंद कर देगी इसका मतलब वो विभेदित हो जाएगी। विभेदन एक अलग शब्द है, विभाजन एक अलग शब्द है। विभाजनशील कोशिका तो वो हो गई है जो लगातार विभाजन करती रहेगी, नई कोशिकाएं बनाएगी। और विभेदित कोशिका वो कोशिका है जो अब विभाजन नहीं करेगी। अगर कोई कोशिका विभाजन नहीं कर रही है इसका मतलब वो विभेदित हो गई है। तो शरीर के अंदर ऐसा नहीं है कि सभी कोशिकाएं विभाजन करती रहती है क्या? कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जो विभाजन करती है, बाकी अन्य कोशिकाएं विभेदित हो जाती है। वरना तो शरीर के आकार की कोई सीमा ही नहीं रहेगी, बढ़ता ही रहेगा। और इसके साथ साथ में नई कोशिकाएं जैसे जैसे बन रही है, शरीर के अंदर पुरानी कोशिकाएं जो होती है वो नष्ट भी होती रहती है। अगर कि शरीर के किसी अंग के अंदर लगातार कोशिका विभाजन होता रहेगा ना, तो उस अंग के अंदर ट्यूमर या गांठ बन जाएगी, जिसको अपन कैंसर कहते हैं। कैंसर एक अलग से टॉपिक है, वो भी अपन कभी ऐसी क्लासों में डिस्कशन करेंगे कि कैंसर के अंदर होता क्या है। अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है। जैसे एक कोशिका है, अब इस कोशिका के अंदर अनियंत्रित कोशिका विभाजन हुआ, लगातार विभाजन कर रही है ये, यानी विभेदित हुई नहीं है, लगातार विभाजन कर रही है। इससे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जितनी कोशिका बनी वो फिर विभाजन कर रही है। तो इस एक भाग के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठी हो गई है, बहुत सारी कोशिकाएं बनती जा रही है, छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर के, और सभी कोशिकाओं ने गुच्छा बना लिया। ये गुच्छा जो है ना, ये आगे चल करके गांठ या ट्यूमर बन जाएगा, और ये गांठ या ट्यूमर आगे चल करके कैंसर बन जाती है। यानी कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन से कैंसर होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। अनियंत्रित विभाजन क्यों होता है, कई कारण है, वो एक कैंसर के टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे। मगर अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शरीर में कोशिकाओं की संख्या कैसे बढ़ती है, यानी शरीर में नई कोशिकाएं कैसे बनती है। भाई जितनी कोशिकाएं उतनी थोड़ी है, शरीर का आकार बढ़ेगा तो नई कोशिकाएं बनी है, तभी तो आकार बढ़ा है। कि कोशिकाएं बढ़ी है तो उत्तक बढ़े हैं, उत्तक बढ़े हैं तो अंगों की वृद्धि हुई है, अंगों की वृद्धि हुई है तो तंत्र भी विकसित हुए हैं, शरीर का आकार बढ़ा है। तो कोशिकाएं शरीर में नई तो बनती है, ये तो फिक्स हो गया। और अभी आपको मैंने बता भी दिया कि नई कोशिकाएं कैसे बनती है, विभाजन से बनती है। मगर ये बात जो मैंने बताई है, ये बात कोशिकीय सिद्धांत के अंदर कहीं पर नहीं थी। कोशिका विभाजन से नई कोशिकाएं बनती है, ये जो बात है ना, ये बात पहले स्लाइडेन और स्वान ने जो कोशिकीय सिद्धांत दिया था उस समय पर क्लियर नहीं थी। इनको नहीं पता था कि शरीर में नई कोशिकाएं कैसे बनती है।
तो वैज्ञानिकों का यही सवाल बना था कि कोशिकीय सिद्धांत की हर चीजें सही है, मगर ये बताइए कि शरीर में नई कोशिकाएं और कैसे बनती है। इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाए थे कौन, स्लाइडेन और स्वान। इसका उत्तर उन्होंने ये दे दिया कि शरीर में नई कोशिकाएं जो होती है वो क्रिस्टलीकरण की जैसी क्रिया होती है ना, वैसे बन जाती है। अब क्रिस्टलीकरण की क्रिया, क्रिस्टल जो होता है उस क्रिस्टल से लगातार दूसरे क्रिस्टल छोटे छोटे उसके टुकड़े होते रहते हैं, टुकड़े नए क्रिस्टल बनते रहते हैं, यानी क्रिस्टलीकरण की भांति इन्होंने नई कोशिकाओं की उत्पत्ति बताया था। कोशिका विभाजन जैसा कोई शब्द इन्होंने उपयोग में लिया ही नहीं था, जो वैज्ञानिकों के समझ से परे था कि भाई क्रिस्टलीकरण की क्रिया कैसे। इसका मतलब अस्पष्ट था, जवाब अस्पष्ट था। इनके द्वारा जो नई कोशिकाओं के बनने का कारण जो था ना वो अस्पष्ट था। तो यहाँ पर एक विवाद बन गया कि कोशिकीय सिद्धांत के अंदर ये चीज क्लियर नहीं हो पाई थी जिसमें ये बता पाए कि नई कोशिकाएं कैसे बनती है। इसलिए इस बात पर पुनर्विचार किया गया और वैज्ञानिक बहुत सारे मिले इस बात के अंदर कि भाई इस चीज की भी पुष्टि की जाएगी नई कोशिकाएं कैसे बनती है। इनमें अन्य वैज्ञानिकों में एक सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक वैज्ञानिक जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। ध्यान में रखना नाम, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो इस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ये बताया था कि शरीर में नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होने से होती है। यानी पूर्ववर्ती कोशिकाएं जो पहले से कोशिकाएं है ना शरीर में, वो विभाजन करेगी और विभाजन से नई कोशिकाएं बनेगी। ये विभाजन के कारण नई कोशिकाएं होने की बात रुडोल्फ विर्चो ने सबसे पहले बताई थी और ये बात बिल्कुल सही थी। इसलिए कोशिकीय सिद्धांत के अंदर इस बात को भी ऐड करना जरूरी था। भाई कोशिकीय सिद्धांत के सभी बिंदु सही थे, मगर ये एक बिंदु की कमी थी कि नई कोशिकाएं कैसे बनती है। अब कोशिकीय सिद्धांत में रूपांतरण करना जरूरी था, यानी ये लाइन भी ऐड करनी थी कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं में विभाजन के द्वारा होती है। इसलिए अब जो परंपरागत यानी पुराना कोशिका सिद्धांत चल रहा था ना, उस पुराने कोशिकीय सिद्धांत में रूपांतरण किया गया, यानी इस लाइन को ऐड किया गया। तो जो नया कोशिकीय सिद्धांत जो आया ना, उसका नाम आ गया आधुनिक कोशिकीय सिद्धांत। यानी कोशिकीय सिद्धांत जो पहले दिया गया था उसके बाद में आधुनिक कोशिकीय सिद्धांत आया। क्या आया? आधुनिक कोशिकीय सिद्धांत। आधुनिक कोशिकीय सिद्धांत के अंदर वैज्ञानिक कौन कौन से शामिल हो गए थे? आधुनिक कोशिकीय सिद्धांत के अंदर वैज्ञानिकों में सबसे मेन तो यही थे, आपको ध्यान में रखना है इस नाम को, रुडोल्फ विर्चो। इसके बाद में और भी वैज्ञानिक थे, उनका भी थोड़ा बहुत रोल था, उनका भी नाम अपन साथ में कर लेते हैं। नगेली, कोशिकीय झिल्ली के बारे में बताया था नगेली ने, कोशिकीय झिल्ली शब्द दिया था। वॉन मोल आदि ये वैज्ञानिक कोशिकीय सिद्धांत के अंदर आधुनिक कोशिकीय सिद्धांत में शामिल है, जिसमें सबसे मेन नाम रुडोल्फ विर्चो का ही आएगा। आधुनिक कोशिकीय सिद्धांत या कोशिकीय सिद्धांत का रूपांतरण करने वाले मुख्य वैज्ञानिक कौन से थे? रुडोल्फ विर्चो। इसमें क्या क्या बातें बताई गई आधुनिक कोशिकीय सिद्धांत में? आधुनिक कोशिकीय सिद्धांत में जो पुराना कोशिकीय सिद्धांत था उनकी तो सब बातें थी, बस मेन जो लाइन थी ना वो यही दर्शाई गई जो आपको स्टार लगा के मैं लिख रहा हूं कि शरीर में नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती यानी पहले से जो विद्यमान है पूर्ववर्ती कोशिकाओं में कोशिका विभाजन द्वारा होती है। ये बात ध्यान में रखनी है आपको। ये बात किसने बताई थी? ये बात बताई थी इन्होंने, रुडोल्फ विर्चो ने बताई थी। यही आधुनिक कोशिकीय सिद्धांत का मेन पॉइंट था। बाकी तो सब चीजें थी, कोशिकीय सिद्धांत की संरचनात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है, आनुवंशिक इकाई, ये सब चीजें थी। सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, उपापचयी क्रियाएं होती है। ये लाइन आधुनिक कोशिकीय सिद्धांत में और आ गई थी। बात समझ में आ गई? और ये जो पूरी लाइन जो है ना
इस लाइन को रुडोल्फ विर्चो ने एक कथन के अंदर दिया था। रुडोल्फ विर्चो ने एक कथन दिया था, ये पूरी लाइन जो है ना उसके लिए एक वाक्य दिया था, इन्होंने एक शब्द दिया था। वो आपको बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के ध्यान में रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस शब्द के ऊपर पूछा जाता है जो मैं अभी लिख रहा हूँ। ओमिनिस, ऐसे ही इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा ये, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। हिंदी में भी लिख रहा हूं मैं, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। बस ये शब्द आपको ध्यान में रखना है। ये ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, इस शब्द का, इस वाक्य का अर्थ जो है ना वो ये पूरा यही है। ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, ओमिनिस का मतलब ओरिजिन, सेलुला यानी सेल, ई सेलुला, ई यानी पहले वाली और सेलुला यानी सेल, यानी नई सेल की उत्पत्ति पूर्ववर्ती सेल से ही होती है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती सेल्स में विभाजन से ही होती है, जिसको रुडोल्फ विर्चो ने इस वाक्य के द्वारा दर्शाया था, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। यानी ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, ये जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया, ये क्वेश्चन बनता है, तो आंसर आएगा रुडोल्फ विर्चो। ओमिनिस सेलुला ई सेलुला जो कथन है वो किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने। इसका मतलब क्या है, शरीर में नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। तो ये आज का अपना टॉपिक पूरा होता है, कोशिकीय सिद्धांत। अगले क्लास के अंदर अपन कोशिकीय सिद्धांत के अपवाद क्या क्या हैं, कोशिका के प्रकार क्या क्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में भी थोड़ी और बातें करेंगे। ठीक है, थैंक यू।